नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन जय पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि ये आपकी इंडिविजुअल बैच चल रही है हिंदी की, जैसा कि आप लोगों का डिमांड रहा है कि हिंदी की एक बेहतरीन सी बैच लॉन्च की जाए। तो हमने ये विचार बनाया कि भाई जब लड़कों का इतना डिमांड है तो एक हम बैच लॉन्च ही क्यों ना कर दें, और अंत में किया भी गया आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। तो जैसा कि हम लोगों ने 4 लेक्चर ले लिया है, आज 5वां लेक्चर है डेमो का। आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार प्लस सम्मान दिया जाता है। अगर हम हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसकी संख्या बहुत है, और बहुतों में कुछ इस तरह से है, क्रम से हम लोग देख लेते हैं कुछ का नाम। जैसे एक तो आपने सुना होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक का नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ के बाद फिर अगला क्या आ जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी के बाद क्या आया? आपका आया व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बाद क्या आया? तो आया देव पुरस्कार। फिर और बात करें तो आता है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बाद के चरण की अगर हम बात करें तो एक आता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, इनके बावजूद भी बहुत सारे पुरस्कार हमारे हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। अगर हम उन सभी पुरस्कारों की बात करें तो अभी इसी में आता है मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक का नाम इसी में आता है। इसी में आता है सक्सेरिया पुरस्कार। इसी में आता है सार्क लिटरेरी अवार्ड लंदन। इसी के अंतर्गत आता है भारत भारती पुरस्कार। इसी के अंतर्गत आता है, अगर हम बात करें, बाल साहित्य पुरस्कार। और इसी के अंतर्गत आता है युवा साहित्य पुरस्कार। अब आपके सामने एक तथ्य आना चाहिए और जो प्रश्न बनते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है,
ये हमारे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत, ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया 1965 से। इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? 1965 से। ऐसे ही सबका एक एक अपना डेट है, जिसके बारे में हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते रहेंगे मेंशन करेंगे। ये जो लास्ट के 2 पुरस्कार आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इस बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में और युवा साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2011 में की गई। तो आशा करते हैं ये आप समझ पाए होंगे कि पुरस्कार और सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक तो ज्ञानपीठ आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। व्यास सम्मान देखेंगे तो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद आ जाएं, ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी पूछा गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो ये जो ऐसे हैं 4-5 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें जो आपका ये ज्ञानपीठ है और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इनको आप समझें कि अगर आप परीक्षा प्रीवियस पेपर देखते हैं तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं क्षेत्रों से पूछा गया है। तो हमें क्या है कि ऐसे क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने में सहयोग करते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ से परीक्षक का ये सब पसंदीदा क्षेत्र है, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा आपसे जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार को भली भांति जानना होगा, हिंदी साहित्य अकादमी के बारे में भली भांति जानना होगा, बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं उनके संदर्भ में भी हमें कुछ नवीन बातों का ज्ञान रखना होगा। आइए सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार आज पढ़ करके आपको ऐसा महसूस होगा कि अब हमको कभी इस पुरस्कार को ज़िंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा ही कुछ मैं करने वाला हूँ। इस पुरस्कार के लिए आप भली भांति तैयार हो जाएं, जिसके बारे में हम बहुत सारा डीप में पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे, इस तरीके की इसकी डिज़ाइनिंग होगी कि आपके मन मस्तिष्क में ये एक अमिट छाप छोड़ेगा कि आप इसे कभी भूल ना पाएँ। आइए बात करते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो बात है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार यूं ही तो शुरू नहीं किया गया होगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। एक परिवार है साहू परिवार, जिसमें साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को शुरू करने की बात चली। उन्होंने ये मान लिया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे हिंदी साहित्य में और हमारे हिंदुस्तान के लिए अविस्मरणीय हो जाए। किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार शायद इसीलिए प्रदान किया जाता है कि ज़िंदगी में उसे उस कार्य के लिए उस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। वही हाल कुछ यहाँ भी रहा है। अगर कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो शुरुआत करने वाला परिवार है वो कौन सा परिवार है, तो वो साहू जी का परिवार है। साहू जी शांति प्रसाद जैन। और इनके 50वें जन्म दिवस के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया। फिर एक प्रश्न हमारे सामने ये बनता है
कि क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार, कैसे दिया जाता है, इसका अन्य पुरस्कारों में क्या स्थान है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके जहन में उमड़ रहे होंगे। आइए इन लहराते हुए तरंगों को शांत किया जाए। ये जो प्रश्न का सैलाब आपके मन में आ रहा है, और ऐसा सैलाब जो आपके मन में आ रहा है उसको शांत करने का हमारे पास जो तरीका है हम उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सर्वप्रथम तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली, आप यूं कह सकते हैं कि ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सी है, तो आपका जवाब मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आपके मन में एक सामान्य सा प्रश्न उठना चाहिए कि ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है किस भाषा को दिया जाता है। तो आप ये जानते हैं कि आपके संविधान में एक अनुसूची है जिसे हम 8वीं अनुसूची कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। इन 22 भाषाओं में जो सबसे बेहतर रोल करता है, इन 22 भाषाओं में जो सबसे उत्कृष्ट रचना करता है, उसमें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें क्या प्रदान किया जाता है? कौन सी वस्तु है जो प्रदान की जाती है? कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार के तौर पर ध्यान रखिएगा, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो है वाग्देवी। ये वाग्देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती जी को। इसमें वाग्देवी जी की क्या दी जाती है? एक प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी जी की क्या दी जाती है? प्रतिमा। अर्थात वाग्देवी जी, सरस्वती जी की एक मूर्ति दी जाती है। और इतना ही नहीं, ये जो मूर्ति दी जाती है, प्रश्न बनता है कि ये प्रतिमा किस धातु की है, तो आपको इसका भी जवाब देना होगा कि ये जो जिस धातु की बनी होती है उसे हम कांसा नाम से जानते हैं। कांसा धातु की बनी हुई वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। वहीं अगर हम आगे की बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और वहीं तीसरे चरण में कहें तो 11 लाख रुपए की एक धनराशि भी प्रदान की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1965 से इस पुरस्कार का
1965 से इस पुरस्कार का शुभारंभ हुआ। तो क्या 1965 में 11 लाख की पुरस्कार दी जाती थी, ये पुरस्कार राशि थी? तो नहीं, समयानंतराल पर यह बदलता रहा। अर्थात ये जो राशि है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये 3 चरणों में बंटकर के आई। क्या 1965 की अगर हम बात करें, उस समय के या उस दौर में ये जो राशि रही है ये महज 1 लाख थी, और उस दौर में 1 लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। लेकिन कालांतर की बात करें कि 2005 में जाकर के इस राशि को बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया, और 2012 में अगर हम बात करें इस राशि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया। 1965 में 1 लाख, 2005 में 7 लाख, 2012 में 11 लाख की राशि बना दी गई। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रश्न निकल करके आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है, साहू जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर ये विचार बनाया गया। ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के 8वीं अनुसूची के अंदर वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को ये प्रदान किया जा सकता है। प्रदान क्या क्या किया जाता है अगर ज्ञानपीठ के संदर्भ में, तो वाग्देवी अर्थात सरस्वती जी की प्रतिमा, जो कि धातु की बनी हुई है, धातु में कांसे की बनी होती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 11 लाख रुपए नगद दिया जाता है, जिसकी राशि निम्नलिखित सन के अनुसार बदलती गई है कि 1965 में 11 लाख, 2005 में 7 लाख, 2012 में 11 लाख रुपए कर दी गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें, अगर आप चाहें तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर हम लोग अगले चरण पर बात करते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा किसके विषय में कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो पहला तथ्य है ये कि आखिर ये पुरस्कार पहली बार किसे मिला, वह लकी व्यक्ति कौन था जिसे पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। तो कहा जाता है कि पहली बार अर्थात सर्वप्रथम अगर हम इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शायद आपको पता हो, अब जानकारी रखते ही हैं आप लोग, कि सर्वप्रथम जो मिला वो मिला गोविंद शंकर कुरूप जी को। अब आपके मन में ये बन रहा होगा कि यदि गोविंद शंकर कुरूप जी को मिला तो यहां से प्रश्न बनेगा कि भाई कब मिला। तो ध्यान रखिएगा 1965 में। फिर भैया अगर 1965 में इनको मिला तो उनकी रचना कौन सी थी? तो अगर हम रचना की बात करें तो उसको कहा जाता है
ओटक कुशल। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया भैया? तो गोविंद शंकर कुरूप जी को दिया गया। किस सन में दिया गया? 1965 में दिया गया। किस रचना पर दिया गया? तो ओटक कुशल नामक रचना पर इन्हें प्रदान किया गया। तो अब ये भी जान लीजिए कि ओटक कुशल लग रहा है जैसे ये हिंदी में नहीं लिखा है क्या? तो ध्यान रखिएगा कि किस भाषा में था। तो ये मलयालम। किस भाषा के कवि हैं? तो ये मलयालम भाषा के। लेकिन हमको जो मुख्य जानकारी लेनी है वो हमको ये जानना है कि हिंदी के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है। ये हमारे और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस हिंदी के क्षेत्र को जानने के लिए हमने इसका 2 वर्गीकरण कर दिया है अपनी सुविधा के अनुसार, और शायद आपको भी सुविधा मिले। सुविधा में मैंने ये देखा कि पहले तो जब मिलता था तो व्यक्ति के एकल कृति पर मिलता था। एकल कृति का मतलब ये होता है कि जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिख रखी हैं, उसमें से पर्टिकुलर किसी एक रचना पर ये पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, बात करें तो कालांतर में चल करके अगर हम बात करें भविष्य, बाद में ये एक कृति पर न दिया जा करके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। उनका संपूर्ण साहित्यिक योगदान क्या है, उस पर दिया जाने लगा। अर्थात पहले जो था वो एकल कृति पर था, एक रचना पर। तो आपको ये जानना होगा कि कब तक एकल कृति पर कब से देना शुरू किया गया था। तो आप जानते हैं 1965 के दौर में ये एकल कृति पर दिया जाता था। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो 1984 में जा करके उसके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर यह दिया जाने लगा। जब उसके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा तो इसका मतलब वहाँ से रचना इम्पोर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि उनके पूरे कृतियों को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता था। तो अब अगर हम बात करें एकल कृति में, तो एकल कृति में क्या क्या है, तो ये भी आपको जानने की हार्दिक इच्छा हो रही होगी। एकल कृति में कब कब पहले दिया गया, तो पहले वो जान लेते हैं। तो पहली बार जो दिया गया एकल कृति में हिंदी के क्षेत्र में, तो वो सन है 1968। ये पहला, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा भी जान लेते हैं, तो वो रहा है 1972। इसी के साथ साथ तीसरा भी जान लेते हैं 1978। इसी के साथ साथ चौथा भी जान लेते हैं 1982। पहले 1968 में, फिर 1972 में, फिर 1978 में, फिर 1982 में। तो अब ये तो समझ में आ गया भैया कि कब कब दिया गया, लेकिन दिया किसे, ये हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो प्राप्त करता है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को, क्लियर।
इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। फिर 72 में किसे दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। 78 में किसे दिया गया? तो अज्ञेय जी को, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और 82 में किसे दिया गया? तो महादेवी वर्मा जी को, जिन्हें आप आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि भैया इनको मिला तो कोई न कोई तो इनकी रचना रही होगी ना, ऐसा नहीं है कि यूं ही मिल गया होगा। तो पंत जी की एक रचना रही है जिसका नाम था चिदंबरा। पंत जी की रचना चिदंबरा पर। दिनकर जी की कौन सी रचना रही है भैया? तो आप सोचेंगे तो उर्वशी। अज्ञेय जी की रचना थोड़ी सी बड़ी है। कहा जाता है कि कितनी नावों में कितनी बार। सुमित्रा नंदन पंत जी के किस रचना पर दी गई? हम चाह रहे हैं एकदम अच्छे से देखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट गलत न होने पाए। चाहता तो हूँ बहुत अच्छा लिखूं, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड की प्रॉब्लम है। सुमित्रा नंदन पंत जी की चिदंबरा पर, दिनकर जी की रचना उनके उर्वशी पर, अज्ञेय जी की रचना कितनी नावों में कितनी बार पर, और महादेवी के लिए तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि महादेवी की रचना यामा पर दिया गया है। ठीक है ना, उनकी किस रचना पर? यामा पर। तो ये तो रहा जिनके एकल कृति पर दिया गया, लेकिन मैंने कहा था कि 1984 से ये किस पर दिया जाने लगा? संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। तो अब आपके मन में ये बन रहा होगा ना कि संपूर्ण साहित्य पर पाने वाले कौन कौन से लोग हैं। तो आइए उनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। तो उसका कुछ ग्राफ है, उसको अच्छे से समझिएगा कि पहले जान लेते हैं कि मिला कब कब। तो 84 में तो इस बात का निर्धारण किया गया कि ये संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले 1992 में दिया गया, फिर 1992 के बाद फिर 1999 में दिया गया, फिर कब दिया गया? तो 2005 पर दिया गया, फिर कब दिया गया? तो 2009 को दिया गया, फिर कब दिया गया? तो 2013, फिर कब? तो 2017। इतने क्रमिक रूप से इसको बांटा गया। अब प्रश्न है कि भाई 1992 में पाने वाले वो कौन से शख्सियत थे जिनको मिला? उनका नाम है नरेश मेहता। किस रचना पर? तो किसी भी रचना पर नहीं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जा रहा है। नरेश मेहता के बाद कौन जी हैं? तो आपने बताया कि नरेश मेहता के बाद जिनका नाम आता है वो हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी को दिया गया उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर। फिर 2005 में कौन सज्जन हैं? तो आपने कहा कि वो हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को भी उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया गया। फिर बात आती है 2009 की। तो 2009 में पहली बार संयुक्त रूप में दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2009 में दिया गया संयुक्त रूप से। फिर संयुक्त रूप में कौन कौन से सज्जन थे जिन्हें दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो पहले थे श्रीकांत जी, जिनका नाम पूरा श्री अमरकांत।
और अमरकांत जी के साथ साथ कौन था? तो ध्यान रखिएगा, श्री लाल शुक्ल, श्री लाल शुक्ल जी। तो 2009 में अगर हम बात करें तो कंबाइंड रूप से दिया गया 2 लोगों को। फिर आप सोच रहे होंगे कि 2013 की सिचुएशन क्या हुई, 13 में किसे मिला? तो 13 में दिया गया केदारनाथ सिंह जी को। केदारनाथ सिंह जी को। और 2017 में किसे दिया गया? तो कृष्णा सोबती जी को। इस तरह से अगर बात किया जाए तो हिंदी साहित्य के तौर पर प्रश्न एक बनता है कि कुल कितने लोगों को दिया गया? तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, माने हिंदी में कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 लोगों को प्रदान किया गया। क्लियर है? तो आइए पिछले पेज पर एक इंफॉर्मेशन हम लोग और जोड़ लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं, इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुल कितनी बार अब तक दिया गया? तो कुल 55 बार। इस कुल का मतलब है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं पर कुल मिलाकर के जितनी बार दिया गया वो कितनी बार? 55 बार। लेकिन अगर पूछा जाता कि हिंदी में कुल कितनी बार दिया गया है तो आप क्या बताएंगे? 11 बार प्रदान किया गया है। वो अलग बात है कि एक ही डेट को 2 लोगों को दिया गया, लेकिन ओवरऑल जो व्यू निकलता है वो 11 बार का है। तो हम एक बार फिर से रैपिडली इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हमने ये देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत हुई। साहू जी शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने इसे प्रारंभ किया। भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर दिया जाता है? हिंदी पर, संस्कृत पर, मलयालम पर या 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं पर? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं पर यह दिया जाता है। फिर आपके मन में ये होना चाहिए कि आखिर इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के दिवस पर क्या वितरित किया जाता है, क्या दिया जाता है? तो सम्मान में वाग्देवी सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है। वो प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो कांसा धातु की। और क्या दिया जाता है? तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसकी धनराशि कितनी है? तो 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए क्या प्रारंभ से ही था? तो जी ऐसा नहीं था। फिर क्या था? तो 1965 में ये 1 लाख था। 2005 में जाकर के इसकी धनराशि 7 लाख और 2012 में जाकर के इसकी धनराशि 11 लाख में क्या कर दी गई? परिवर्तित कर दी गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ तक का तो जो फिज़ा बननी थी वो बन गई, यहाँ तक की जो बातें याद करनी थी याद कर लिए। फिर हमने ये देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो गोविंद शंकर कुरूप जी को। ये सारे प्रश्न हैं। पहली बार सर्वप्रथम गोविंद शंकर कुरूप जी को। फिर किस सन में दिया गया? 1965। किस रचना पर दिया गया? ओटक कुशल। वो भाषा, वो रचना किस भाषा की थी? तो मलयालम की। ज्ञानपीठ पुरस्कार का हिंदी में अब तक कुल 11 बार। 2 मैंने वर्गीकरण कर दिया चूंकि आसानी से समझ सकें। पहले क्या था? एकल कृति पर दिया जाता था। कालांतर में चल करके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। एकल कृति में 1965, संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर कब से दिया जाने लगा? 1964। तो हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस सन में? 1968।
दिनकर जी को 1972, अज्ञेय जी को 1978 और महादेवी वर्मा जी को 1982 में। सुमित्रा नंदन की कौन सी रचना थी? एकल कृति थी ना, तो कौन सी थी? तो चिदंबरा। दिनकर जी की उर्वशी, अज्ञेय जी की कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा जी की तो यामा। लेकिन जब संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा 1884 से, तो पहली बार कब दिया गया? तो 1992 में, देन 1999 में, 2005, 2009, 2013, 2017। तो 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में संयुक्त रूप से दिया गया दो लोगों को, अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ल जी को, 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा सोबती को। तो यहाँ तक तो हमने पूरा पढ़ा दिया। परीक्षा जब भी आप दोगे आसानी से कर लोगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ। वो क्या, आप समझें कि सर्वप्रथम की बात की गई तो गोविंद शंकर कुरूप जी थे। 1965 में रचना ओटक, कुशल भाषा मलयालम। इसका मतलब अगर पहली बार मलयालम भाषा पर दिया गया तो मलयालम इसलिए नहीं दिया गया कि वो मलयालम भाषा है, बस उसमें उनकी रचना उत्कृष्ट थी इसलिए दे दिया गया। चूंकि पहली बार अगर मलयालम पर दिया गया तो आगामी मलयालम पर कौन कौन से रहे हैं और किसे किसे प्रदान किया गया, उनका भी नाम जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आइए हम थोड़ा सा जानकारी अपनी बढ़ा लेते हैं और इसके बारे में कुछ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंडिविजुअल बैच ये हिंदी की जो चल रही है, इसमें इसका आज अंतिम डेमो लेक्चर है। आपको पता है कि जो मैंने बैच स्टार्ट किया है ये लगभग 3 से 4 महीने की बैच होगी। इस बैच की विशेषता क्या है? तो बैच की विशेषता ये है कि हम क्लास लेते रहेंगे, एक क्लास के बाद उसका प्रैक्टिस होगा। तो जैसे जब आपको तैयारी करने के लिए इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा कि हम क्लास लेंगे, एक ऐसे ही वेल मैप्ड डिज़ाइन करके हम आपको चीज़ों को समझाएंगे, अगले दिन इसी टॉपिक से संदर्भित तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, बात कर लेंगे। तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आप बार बार तथ्यों को भूल जाते हैं, उसका कारण ये है पढ़ते आप आज हैं, प्रैक्टिस आप 20 दिन बाद करते हैं, तो ये तथ्य मिस हो जाता है। इसीलिए आज मैंने एक विषय वस्तु पढ़ाया, ठीक अगले दिन मैंने उसका क्या किया, प्रैक्टिस सेट कराया। तो एक दिन पढ़ाएंगे, एक दिन प्रैक्टिस कराएंगे, यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये थोड़ा सा भले ही 3 महीने की जगह 4 महीने, 4.5 महीने या 5 महीने का हो जाए, लेकिन इस 5 महीने को दे करके आप हिंदी में इतना बेहतर कलेक्शन कर पाएंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और क्या कि ये हमारा जो वीडियो है, चाहे जब आप इसको परचेज़ करेंगे उस डेट से उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। 1 साल तक के लिए आप आसानी से देख पाएंगे। 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। आपको वार्निंग भी दिया जाएगा कि भैया ये अब इतने समय के बाद एक्सपायर होने वाला है। वो लगभग 1 महीने से आपको बताया जाने लगेगा कि अगर आप उससे कुछ कंटेंट और एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, किसी मुद्दे को एक बार और देखना चाहते हैं, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी सबसे अपडेटेड वर्जन पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिएगा 2019 तक के सारे डेटा हम उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद 2020 के लिए, 21 के लिए, जैसे जो प्रिपरेशन के दौर में हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, परीक्षा में आगे पीछे की बात आ गई, तो आप तथ्यों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो कुछ फैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कभी नहीं बदलेंगे, जितने रस हैं उतने ही रस रहेंगे। अलंकार, संधि, समास में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है। ये ऑलरेडी मैं एकदम मॉडिफाई करके पढ़ाऊँगा, इतना मॉडिफाई करके पढ़ाऊँगा कि 2025 तक के बाद तक के लिए आप अपने आप को एकदम अपडेट महसूस करेंगे। एकदम लेटेस्ट फॉर्मेट पर पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एकदम अत्याधुनिक तरीके से आपको तैयार कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप बखूबी समझें, अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। इसका शुल्क एकदम कम है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार आपको इसके बारे में बता दूं
जैसे अगर आपको इस इंडिविजुअल बैच के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 9415 यहाँ का एक नंबर है जो ये अक्सर बिजी रहता है क्योंकि दिन भर कॉल आते रहते हैं। थोड़ा सा 94, बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर जो है कोई व्यवस्था बता दीजिए, तो उनको बता दिया जा रहा है कि 9415 19 22 22 एक नंबर है, और एक है 94 15 17 22 22 पर। इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं कि किस कोर्स को, जैसे हमारे यहाँ जीएस भी चल रहा है, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स भी चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहें आप देखें, मटेरियल को समझें, जानें, उसके बाद और आपको बताएं। जैसे प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पर अगर हम बात करें, एक सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के नाम का ऐप है, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी को आप जब डाउनलोड करेंगे तो जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट खुलेगा जहां होम पेज होगा, बैच होगा और यहाँ स्टोर होगा। स्टोर में सारी बातें दी गई हैं कि कौन कौन सी बैच हमारे यहाँ इंडिविजुअल चल रही है, वहाँ सबके फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे और बैच परचेज़ करना बेहद आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमको क्या करना है, तो ऑनलाइन की सारी सुविधा है। आप आसानी से, जैसे फ़्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाते हैं, ठीक फ़्लिपकार्ट की तरह उसका सिस्टम मेंटेन किया गया है कि आप बैच के अंदर एंट्री करें, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वहाँ पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आराम से देख करके इसको समझ लीजिएगा। समझदारी इसी में है कि कॉल करेंगे, जैसे जो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, भाई वो कॉल करके देख ले किसी भी समस्या के समाधान के लिए। प्लस टॉपिक वाइज आपको क्या कराया जाएगा, टेस्ट भी। मैं तो यहाँ पर पूरा, और जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ हर एक लेक्चर के बाद, ये अब तक की जितनी परीक्षाओं में आज तक आया हुआ है वो सारे परीक्षाओं की बात करें तो उन सारे परीक्षाओं के विषय में ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देख रखा होगा मेरा, तो आपने ये बात महसूस किया होगा कि हाँ, ये बेसिक से लेकर के प्रोफेसर तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं वहाँ तक के सारे सवालों को मैं अरेंज कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी रखा है। आगामी वैकेंसी दिखेगा, ये अगर 2020 अगर खाली चला गया, 2021 में तो अनिवार्य रूप से वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आने के बाद अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो शायद बहुत जल्दबाजी में आप रहते हैं, उतना बेहतर आप अपनी स्टडी को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। बाकी आप समझदार हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको परचेज़ ही करिए, ये आपकी अपनी सुविधा के ऊपर है। आप जब भी चाहेंगे, आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो आप इसको परचेज़ कर लेंगे। इस बैच में हिंदी के संदर्भ में आपको एक चीज़ और बता दें कि इसकी वैलिडिटी पूरी 1 ईयर की है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। और आप ये जान लीजिएगा कि 2025 तक के अपडेट होकर के पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको बस केवल थोड़ा थोड़ा मैटर केवल ऐड करना होगा कि कौन सा अभी नई रचना आई है जिस पर लोगों को पुरस्कार मिला है। बाकी ये ऑल टाइम जो है ये सदाबहार टाइप का रहेगा, एवरग्रीन टाइप का बैच मैं इसको बना रहा हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। प्लस किसी भी वीडियो को आप अगर 100 बार भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लोग लिमिटेशन लगा देते हैं कि 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 6 बार देखिए। मैंने इस लिमिटेशन को हटा दिया है। आप एक ही वीडियो अगर 100 बार देखें, 1000 बार देखें, ये देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं। जितनी बार भी आप देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। पूरे साल भर आप एक ही लेक्चर देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखिए। अब हम अपने विषय वस्तु पर थोड़ा सा लौट आते हैं
तो हम बात कर क्या रहे थे कि अब हम कुछ और रचनाओं के बारे में जान लें कि जो ये ज्ञानपीठ का टॉपिक चल रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में जो चल रहा है, तो इसमें मेरे प्रिय बच्चों आपको बताएं कि अंग्रेजी भाषा के और एक और उर्दू के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। अंग्रेजी भाषा में 2018 में पुरस्कार पहली बार दिया गया। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में 2018 में अमिताभ घोष जी को। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, तो अमिताभ घोष जी को, और किस भाषा के लिए दिया गया, तो अंग्रेजी के लिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ रचना की बात आएगी नहीं, क्योंकि संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर न दिया जा रहा है, तो यहाँ रचना का जिक्र नहीं है। दो ही प्रश्न बनेगा कि 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया, अंग्रेजी के लिए। किसको दिया गया था, अमिताभ घोष जी को। अब ये अमिताभ घोष जी को तो दे दिया गया, उर्दू में किस व्यक्ति को दिया गया है, तो फिराक गोरखपुरी जी को। फिराक गोरखपुरी एक शायर हैं, इन्हें दिया गया है। और इनकी किस रचना पर दिया गया है, तो रचना का नाम है गुले नगमा। रचना का नाम क्या है, गुल ए नगमा। और किस सन में दिया गया, तो ये चिदम्बरा के साल वाले दिन ही, माने 1968 में जब चिदम्बरा पर माननीय श्री 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 पंत जी को दिया गया था, उसी दौरान इन्हें भी दिया गया। अब बात मैं कर रहा था कि कुछ मलयालम की बात करें तो कौन कौन से सज्जन हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को पाया, उनका नाम याद रखिएगा। कि पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसे पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ का, तो आसानी से आप उनका जवाब दे सकें। एक तो आपके वही हैं, आप जान ही रहे हैं, जी शंकर कुरूप। तो जी शंकर कुरूप का आशय यहाँ से आप समझ लीजिएगा। गोविंद शंकर कुरूप जी, इनको किस सन में दिया गया, तो वही मैंने आपको बताया था 1965। इन्हीं से तो शुरुआत ही किया गया था, इनका नाम तो आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर है यस के पोट्टेकाट, अगले व्यक्ति हैं एस के पोट्टेकाट लोग, इनका एस के पोट्टेकाट जी थे। इनको, ये भी मलयालम भाषा के कवि हैं, इनको दिया गया, अच्छे से नोट करिएगा। फिर एक है तकाजी शिव शंकरा पिल्लय। तकाजी शिव शंकरा पिल्लय, इनको दिया गया। ये भी किसके हैं, ये भी मलयालम भाषा के हैं। फिर एक जो है यूपीएसआई में पूछा गया था मित्र, तो एम.टी. वासुदेव नायर उनका नाम था। क्या नाम था, एम.टी. वासुदेव नायर। ये भी किस भाषा के थे, तो मलयालम भाषा के ही थे। फिर O.N.V. कुरूप जी, एक और व्यक्ति थे, O.N.V. कुरूप जी को दिया गया लास्ट में। और अभी जो अंतिम जो एक और मलयाली कवि हैं, उनका नाम है अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। इन महोदय की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा
ये 2019 वाला जो पुरस्कार है वो इन्हीं को दिया गया, और यही हैं जो किस नंबर के हैं, 55वें। मैंने आपको बताया कि कुल कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो 55 टाइम, 55 बार। 55वें नंबर के यही हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी जी। इनको 2019 वाला मिला है, 2019 का 55वां। और सबसे बड़ी, अब इन सब का डेट मत याद करिएगा, वो सब स्टुपिडिटी वाली, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे दिए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट हैं। 2019 का ये 55वें वाले लेटेस्ट हैं, चूंकि इनका पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे दिया गया, तो अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। ये किस भाषा पर है, किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम भाषा के लेखक हैं। तो ये बात आपको गौर करना होगा, और आशा करते हैं कि ये बात आप भली भांति समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो हमारा एक बेहतरीन सा टॉपिक रहा है, आशा करता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप भली भांति जान चुके हैं। कल से ये सारी वीडियोज़ आपको ऐप पर मिलेंगी। अगर ऐप पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी तो कल का जो लेक्चर होगा, जो इससे संबंधित आज तक की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, वो सारे प्रश्न कल ऐप पर कराए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग वहां उपस्थित रहेंगे। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।